हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं हिंदी। आपका क्लास 8 का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 11 जुलाई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए। ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दिए अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहले आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए बारीकी से, ठीक है। तो यहाँ पर समान निर्देश दिया रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम में आएगा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। क्लियर तरीके से देख सकते हैं। समान निर्देश क्या है? परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दे। अपना ही भाषा में आपको आंसर देना है। इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य। देखो प्रश्न जो पत्र है, ये जो पेपर है, प्रश्न पेपर है, उसको 3 खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है, यानी जरूरी है, ठीक है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। तो ये सारे चीज़ तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सबसे पहले खंड का की बात करते हैं। नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर नीचे पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे नीचे। उस क्वेश्चन को आपका आंसर देना है। उसका आंसर जो होगा वो पैसेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। बहुत पुराने समय की बात है जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे। यानी बहुत पुरानी बात है कि उस समय क्या होता था, विद्यालय नहीं होता था। शिष्य जो है, यानी जो चेला होता है, वो गुरुकुलों में रहते थे और वहीं गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा वहीं से पाते थे, ठीक है। सभी शिष्य उनके विचारों को बड़ा ध्यान से सुनकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यानी गुरु जब पढ़ाते थे तो सभी शिष्य एकदम गौर से सुनते थे उनको, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु उनमें से एक बालक ऐसा था, गुरु जी की बातों का तनिक भी ध्यान नहीं देता। यानी एक बालक ऐसा है जो गुरुजी की बात को एकदम देखता नहीं, ध्यान ही नहीं देता। एक दिन गुरुजी ने बालक पर थोड़ा क्रोध दर्शाते हुए उसे बुलाया। तो इस प्रकार गुरुजी क्या हो गए, नाराज हो गए उस बालक से जो गुरुजी के पढ़ाई के जब गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो एकदम क्रोध में आ गए गुरुजी, ठीक है। आगे देखते हैं। उसका हाथ पकड़ा, फिर यह कहते हुए छोड़ दिया कि मुझे लगता है, पहले गुस्सा में उसका हाथ पकड़े, फिर उसको उनको एहसास हुआ कि लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में विधा की रेखा ही नहीं है। यानी कि लगता है कि तुम्हारा किस्मत में, बोलता है ना, पढ़ाई है ये नहीं है। क्या करेंगे तुमको मार के? अगर ऐसा ही रहा तो तुम विधा ग्रहण नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा ऐसा ही मतलब ध्यान रहा कि पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा तो तुम विधा कैसे ग्रहण करोगे? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी पर ये पैसेज हमने पढ़ लिया और इसी पैसेज के मुताबिक आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। उस क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज के द्वारा ही ढूंढ कर लिख देना है। जैसे जब आज की भांति विद्यालय नहीं होते थे तो शिष्य शिक्षा ग्रहण कहाँ करते थे? तो जब आज की भांति विद्यालय नहीं थे तो शिष्य जो है गुरुकुल में जाकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। कहाँ लेते थे शिष्य? कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। शिक्षा किस लिए जाते थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सभी शिष्य गुरु जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो ये जो आंसर लिखा गया है ये पैसेज को रीड करने के बाद ही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खंड खा देखते हैं हम। गुरुजी ने एक बालक पर क्रोध दर्शाते हुए क्या कहा? गुरुजी ने बालक को पास बुलाकर उसका हाथ देखा और छोड़ते हुए कहा कि तुम्हारे हाथ में विधान नहीं है और ऐसी स्थिति में तुम शिक्षा से वंचित रहोगे। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? ये सारे जो आंसर लिखे गए हैं वो आपका जो पैसेज को रीड करके ही लिखा गया है, ठीक है। इस तरह का पैसेज मिलेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर आपको पैसेज के द्वारा देना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। खंड खा में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क्या है? अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? अमरूद के पेड़ की छाया लेखक को उसके भाई बहनों के साथ जोड़ती है। वे सभी अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठ चर्चा, जो अमरूद की छाया है वहाँ पर जो बेंत की कुर्सी है, यहाँ पर बैठकर सभी लोग चर्चा, सभी जितने भी इनके जो मेंबर थे, लेखक का जो भी भाई लोग थे, वो सब मिलकर चर्चा करते थे बैठकर, जिससे उनके बीच उम्र का फर्क जो है, उम्र का फासला मिट जाता था। सब भाई लोग उस पर जो अमरूद का जो छाया है बेत की कुर्सी पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, तो इससे उम्र का फर्क मिट जाता था और दोस्ताना व्यवहार, मतलब एकदम दोस्त वाला व्यवहार पनपा था। लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? चलो, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था, अर्थात वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। बस कब कहाँ खराब हो जाए कुछ कहना मुश्किल था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से
पहुंचा ही देगी यह कहना मुश्किल था। से पहुंचा ही देगी यह कहना मुश्किल था। यानी बस यात्री को जो भी जहां उसको पहुंचना है, ये अगर वहां तक वो पहुंचा दे, ये इतना आसान नहीं है, कहना थोड़ा टफ है कि एकदम हो सकता है बीच में ही बस खराब हो जाए। वही बात कर रहा है, ठीक है। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि है सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है। असल में बस इतनी हिलती कांपती थी, मतलब बस इतना ज़्यादा हिल रहा था, कांप रहा था कि जैसे इंजन स्टार्ट करने के बाद बेहद कंपन होता है। जैसे इंजन इंजन स्टार्ट कीजिएगा ना, इंजन स्टार्ट होगा वैसे ही एकदम कंपन होगा। आई बात सुनने। इसी प्रकार बस भी कांपती थी, इसलिए लेखक को लगा उसी पर एकदम सेम तरह से बस भी कांपना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए लेखक को लगा कि सारी बस इंजन हो गई हो और वह बस में ना बैठकर इंजन में ही बैठ गया हो। ठीक है, समझ गए। हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखे। देखो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड का हुंड्रू, एकदम ये तो क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण। झारखंड का हुंड्रू, ऐसे सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत कीजिएगा कि इसी को एकदम महत्वपूर्ण मानिएगा, सभी महत्वपूर्ण है। झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात आदित्य है। इसकी प्राकृतिक सुषमा निराली है। यह 243 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर से पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में स्थित यह हुंड्रू का जलप्रपात अपनी चपलता के चलते मशहूर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए लाइक तो जरूर कर दे। लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया? सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति कुछ सम्मान भावना, कुछ संभ्रम के कारण लेखक सीमेंट के बने आसनों पर ना बैठकर फर्श पर ही बैठ गया। रीजन समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया आप लोग को? एकदम इसी तरह आंसर लिखना है आपको, उत्तर लिखना है, ठीक है। लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया? मतलब कानपुर से क्यों भाग गया शर्म के मारे? तो इसका रीजन देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। वीएस एड डी कॉलेज कानपुर के अध्यापक लेखक से यह आशा करते थे कि वह टॉप करेगा। मतलब ये जो इस कॉलेज का जो अध्यापक है वो सोचते थे कि ये जो लेखक है, मतलब लेखक के बारे में सोच रहे थे कि टॉप करेगा। लेकिन लेखक को प्रथम श्रेणी से भी 3 अंक कम आए। यानी प्रथम श्रेणी में जो बैठा हुआ लोग उससे भी 3 अंक कम आए। इसी कारण वह शर्म के मारे कानपुर से बनारस, यानी कम नंबर आने के कारण, सिंपल समझिए लेखक का कम नंबर आने के कारण वो कहाँ भाग गया? वह शर्म के मारे कानपुर से बनारस भाग गया, कम नंबर आने के कारण। ठीक। सपर संग व्याख्या करें। जब तुम मेरे शिष्य हो गए तो गुरु शिष्य से बढ़कर आत्मीय संबंध और कौन होता है? विद्यार्थी को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए। जहां से भी हो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। काफी अच्छा लगा हमको सुन के। जहां से भी हो ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे कोई भी सिखा रहा हो, ज्ञान ज्ञान होता है, ले लो, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, यहाँ पर आपको समझना है, बताना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। सिंपली समझो। तो इसको व्याख्या करना है, जो लिखा हुआ है, जब तुम पूरे व्याख्या करना है, पूरा डिटेल बताना है। तो देखो, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी लेखक से कहते हैं कि गुरु शिष्य का संबंध संसार में गुरु शिष्य का संबंध संसार में सबसे अधिक आत्मीय होता है। यानी गुरु शिष्य का जो संबंध होता है काफ़ी बेहतर होता है, संसार में सबसे अच्छा होता है। संसार का कोई भी गुरु हो शिष्य के लिए ज्ञानदायक होता है। कोई भी गुरु हो शिष्य के लिए ज्ञान, मतलब ज्ञान देने वाला होता है। इसलिए ज्ञान अथवा गुरु जहाँ मिले अवश्य ही प्राप्त कर लो। अगर कोई गुरु मिले, जहाँ गुरु है वहाँ ज्ञान तो तुमको मिल ही जाएगा। जिस प्रकार भ्रमर एक पुष्प से बंधा नहीं रहता, उसी प्रकार शिष्य को भी मधुकरी वृत्ति अपनाते हुए जहाँ से भी ज्ञान हो, एकदम जहाँ से भी ज्ञान हो आपको ले लेना है, ठीक है। चाहे किसी गुरु से अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, किसी से भी ज्ञान मिल रहा है एकदम ले लो, ठीक है। शिष्य होने के नाते आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगी? लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगी? ठीक है, देवांगना सी इसलिए लगी कि उसने
नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेला। देखो वीडियो को लाइक भी कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी करो। राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ है तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी जब तक मेरे साथ गुरु है, मुनि है और राजा है मेरे साथ है तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वे ही रक्षा करेंगे, मतलब वे लोग ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता। अगर आप बड़ों का आज्ञा कर रहे हैं यानी उनकी बात पे अमल कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जीवन में। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? राम ने भरत को अपनी चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को प्रजा की रक्षा करने वाले दो पहरेदार प्रेम रूपी रतन को दहेज कर रखने वाले सीप जाप करने के लिए राम नाम के दो अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए दो किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने के लिए दो नेत्र की तरह स्वीकृत किया। पहाड़ की सीना क्यों दहलता है? पहाड़ का सीना पहाड़ को तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटकों से दहलता है। पहाड़ का सीना पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों से दहड़ता है। समझ गए? कवियत्री को किसके आदमी होने पर संदेश है? कवियत्री को पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों के आदमी, जो पृथ्वी का बारे में चिंता नहीं करते उन लोगों के बारे में आदमी होने पर संदेह है कि वो लोग इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख? बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण, ये जो हमारे आसपास जो प्रदूषण फैल रहा है उसका, और ये जो अत्यधिक दोहन हो रहा है उसका बहुत दुख है इनको, ठीक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश दिया रहेगा, गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जो भी आया हो जाएगा। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बस पर चढ़ाने वाले लोग लेखक और उसके मित्रों को कैसे विदाई दे रहे थे? यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर दिया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों की उत्तर, इसको आपको समझना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके नीचे दिए रहेंगे, उसका आपको उत्तर देना है इसी को पढ़कर, ठीक है। जैसे बस पर चढ़ाने वाले लोग लेखक और उसके मित्रों को कैसी विदाई दे रहे थे? बस पर चढ़ाने आए लोग लेखक व उसके मित्रों को इस प्रकार देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि इस बस का कोई भरोसा नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, इस पंक्ति से क्या आशय है? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, इस पंक्ति का आशय है कि जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया, यानी जो इंसान ने इस धरती में जन्म लिया है, उससे एक न एक दिन मृत्यु को वरण करना ही है। चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या साधु हो, कोई भी हो, उसको मृत्यु होना है एक न एक दिन। अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर एक बधाई पत्र लिखें, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण खंड गौ या अथवा दोनों में से एक ठो लिखना है। अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग मतलब समय का कीमत की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें, ठीक है। तो चलिए, जैसे गोड्डा 18/5/2019, जो भी डेट दे देना। प्रिय मित्र विनीत, सप्रेम नमस्कार, इस तरह से लिख लेना। तुम्हारा मित्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशा है भविष्य में तुम इसी मेहनत तथा लगन से अपनी पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र जो भी है नाम वो लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। आदर्श विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक, हमारा देश भारत। तो यहाँ पर आदर्श शिक्षक में लिखेंगे, हम सब के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा
महत्व है। इस शिक्षा को सही रास्ता एक आदर्श अध्यापक ही दिखा सकता है। आदर्श अध्यापक का आकलन उसके चरित्र और शैक्षणिक क्षमता से किया जाता है। देखो ये पूरा आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आप पूरा पढ़ लेना अच्छा से। और रही बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए काफ़ी आगे भी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में भी पैसा नहीं लगता, और एक लाइक करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो भी दे देंगे, ठीक है। एक बार आप कमेंट करना चाहिए, पीडीएफ कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।